अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर हेयर। आज हम अपना जो फार्माकोलॉजी है उसकी जो ड्रग क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट करेंगे। हमने पहले फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स और जो फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अलावा हमने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, ड्रग के जो मेडिसिन डिवाइसेस थे और जो ड्रग की लेबलिंग है, डिस्पेंसिंग है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम अपना तकरीबन हमारा 60 to 70% जो सिलेबस है वो कवर हो गया। अभी हम अपना जो ड्रग क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट करेंगे। आज मैं जस्ट आपको ड्रग्स के कैटेगरीज बता दूंगी, जिसमें क्या क्या आएगा वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वही हम देखेंगे। उसके बाद हम हर लेक्चर में एक एक ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है वो 1 by 1 करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है ड्रग क्लासिफिकेशन। ड्रग क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले एलोपैथिक ड्रग्स क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एलोपैथिक ड्रग्स, द टर्म एलोपैथी रेफर्स टू एज प्रिंसिपल ऑफ curing a disease by administering substances that produce the opposite effect of the disease when given to a healthy person। तो आप जब भी किसी इंसान को कोई बीमारी होती है, आप उसको वो ड्रग्स देते हैं जो उसको उसकी बीमारी के अगेंस्ट काम करे, तो हम उस ट्रीटमेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं। और वो जो ड्रग यूज़ होती हैं डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए, उसको एलोपैथिक ड्रग्स कहते हैं। अब एलोपैथिक ड्रग को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होती हैं, कुछ नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होती हैं। नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स वो होती हैं जो कि आप फार्मेसी से जाके आसानी से ले सकते हैं, जैसे पेनाडोल हो गया, डिस्प्रिन हो गया, इस टाइप की जो भी ड्रग्स आसानी से ओवर द काउंटर ड्रग्स भी इसको बोलते हैं, OTC ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि आप फार्मेसी से बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के परचेज कर सकते हैं। अब ड्रग की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ इसमें से हम आज नाम पढ़ेंगे और उसके पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन आ जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं एंटी ह्यूमरॉइड ड्रग्स क्या होती हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, कुछ आपको नाम से पता चल जाएगा। कफ सप्रेसेंट, एंटी एक्नी ड्रग्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंसिड्स भी इसको बोलते हैं। एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, सैलिसाइक्लेट्स। वेजोडाइलेटर क्या है? एंटासिड्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन, एंटी गैस एजेंट्स और स्मोकिंग सीसेशन ड्रग्स। तो ये सारी ड्रग की क्लासिफिकेशन है। इससे भी और भी कुछ है मिसिंग इसमें, जो हम बाद में कर लेंगे 1 by 1। पर फिलहाल हम इन्हीं पे फोकस करते हैं कि ये कौन कौन सी ड्रग हैं, इनको डिफाइन करते हैं और फिर हम अपने कमिंग लेक्चर्स में हर ड्रग को हम 1 by 1 इसके ऊपर पूरा चैप्टर कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले एंटी ह्यूमरॉइड ड्रग्स, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि आप जो ह्यूमरॉइड्स होते हैं उसकी स्वेलिंग को, वो डिस्कम्फर्ट जो क्रिएट करते हैं, जो पेन क्रिएट करते हैं, उसको रोकने के लिए एंटी ह्यूमरॉइड ड्रग्स यूज़ की जाती है। अब ये एंटी ह्यूमरॉइड ड्रग्स क्रीम्स हो सकती हैं, ऑइंटमेंट हो सकती हैं, या सपोजिटरीज उसकी फॉर्म में दी जाती हैं और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल सकती हैं। अब कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबैक्टीरियल टॉपिकल ऑइंटमेंट्स होती हैं जो कि स्किन के कोई भी इन्फेक्शन हो जाए उसको, या कोई ज़ख्म हो जाए उसको उसके ऊपर अप्लाई की जाती है ताकि एंटीबैक्टीरियल काम हो सके। टॉपिकल एंटीबायोटिक हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन एंड काज्ड बाय बैक्टीरिया दैट गेट इनटू माइनर कट्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स। कोई भी कट वगैरह लग गया है तो उसको हमने इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स अप्लाई कर देते हैं। ट्रीटिंग माइनर वुंड्स विद एंटीबायोटिक्स अलाउ क्विकर हीलिंग। तो जब हम एंटीबायोटिक्स लगाते हैं तो उसकी वजह से जल्दी हील अप हो जाता है
कोई भी वुंड हो। इफ द वुंड आर लेफ्ट अनट्रीटेड द बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई काजिंग पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग एंड ओजिंग। और अगर हम जो भी कट लगाया उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग और ओजिंग का प्रोसेस होगा। अब कफ सप्रेसेंट है, इसके नाम से ज़ाहिर है जो कफ को ख़त्म करने के लिए या कफ को प्रिवेंट करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे उसको कफ सप्रेसेंट कहते हैं। कफ सप्रेसेंट जो होती हैं वो आपके ब्रेन के जो कंट्रोल सेंटर्स होते हैं कफ के, उसके ऊपर जाके एक्ट करती हैं और आपको कफिंग का जो रिफ्लेक्स है उसको स्टॉप करवाती हैं। अब ये सिर्फ ड्राई कफ के लिए यूज़ हो सकती हैं। अगर जो म्यूकस क्रिएटिंग कफ है उसके लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। अब एंटी एक्ने ड्रग्स होती हैं जो कि एक्ने को क्लियर करने के लिए, पिंपल्स को क्लियर करने के लिए, वाइट हेड और इस तरह के ब्लैक हेड्स और इस सब को ख़त्म करने के लिए एंटी एक्ने ड्रग्स यूज़ होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी एक्ने ड्रग्स आर यूज फॉर दी डिफरेंट पर्पस। फॉर एग्जांपल इसके में लोशंस हो सकते हैं, सोप, जेल, क्रीम्स containing benzoyl peroxide and terpenoid may be used to clear up mild to moderately severe acne। ठीक है, तो ये सारी जो लोशन, सोप्स, ये सारे जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है। अब एनसिड है, एनसिड क्या होते हैं? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसको एनसिड भी बोलते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये जो ड्रग्स होती हैं इसका काम क्या होता है कि ये पेन को, स्वेलिंग को, स्टिफनेस को, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं ये आपके डिफरेंट डिजीज़ जैसे अर्थराइटिस, बर्साइटिस, टेंडनाइटिस, गाउट, स्ट्रेन और दूसरी कोई भी इंजरी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है, पेन आ रहा है, तो उसमें ये एनसिड्स यूज़ होते हैं। एनसिड्स की वजह से पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन रिलीव हो जाती है, पर ये किसी डिजीज़ का ख़ात्मा नहीं करते। बस ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसके लिए एनसिड्स यूज़ होते हैं। अब एंटीसेप्टिक क्या होते हैं कि जर्म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए जो ऑइंटमेंट, जेल्स, लिक्विड वगैरह यूज़ होते हैं उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अब ये जब भी हम अप्लाई करते हैं कट, स्ट्रैप या बर्न्स के ऊपर तो एंटीसेप्टिक करने उसको एंटीसेप्टिक उसके ऊपर अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि हम उसको जर्म फ्री कर लें। तो एंटीसेप्टिक are applied to skin to keep bacteria from getting into wound and causing infection. Although antiseptics do not usually kill bacteria, they do weaken them and slow their growth. अब इसका काम सिर्फ किल करना नहीं है बैक्टीरिया को, बल्कि उसकी ग्रोथ को स्टैटिक कर देता है। Simply applying an antiseptic to a wound is not adequate treatment. The wound should be cleaned first, and in most cases it should be covered with bandage or other type of dressing to keep it clean and moist while it heals. ठीक है, बाज़ का में जस्ट हम क्लीन अप करके ओपन कर देते हैं, पर बाज़ जो ओपन वुंड होते हैं उसको क्लीन अप करके बैंडेज करने की ज़रूरत होती है। तो जो एंटीसेप्टिक होती हैं जैसे फिनोल्स है वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती है अगर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर कोई बैंडेज वगैरह। एनाल्जेसिक को पेन किलर कहते हैं, जो आपके पेन रिलीव करने के लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं उसको एनाल्जेसिक कहते हैं। अब ये आपका हेड एक, बैक एक, जॉइंट पेन, सोर मसल के अंदर पेन, कोई भी सर्जरी का पेन हो तो ये सब के लिए एनाल्जेसिक यूज़ होते हैं, जैसे एस्प्रिन हो गया, कोलाइन सैलिसाइलेट हो गया, मैग्नीशियम सैलिसाइलेट हो गया, सोडियम सैलिसाइलेट हो गया, ये सारे आपके एनाल्जेसिक हैं। अब आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, सोडियम एंड कीटोप्रोफेन आर ऑल इन जनरल कैटेगरीज नोन एज नो एनसिड्स। ठीक है,
नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसिड का काम क्या होता है कि ये आपको पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, जबकि एनाल्जेसिक का काम क्या होता है, ये जस्ट पेन को रिड्यूस करते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन पे एक्ट नहीं करते। और सैलिसाइक्लेट्स क्या होते हैं, ये भी पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर साथ साथ ये फीवर को भी रिड्यूस करते हैं। तो जो साइक्लेट्स होते हैं या साइलेट्स इसको बोलेंगे, तो वो क्या होते हैं कि पेन को कम करते हैं और साथ फीवर को भी। और इसमें कौन से आ जाते हैं, एस्पिरिन आ जाती है जिसके अंदर सोडियम सैलिसाइलेट, कोलिन सैलिसाइलेट, मैग्नीशियम सैलिसाइलेट के पूरे सैलिसाइलेट की कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। एस्पिरिन इज यूज्ड टू रिलीव मैनी काइंड्स ऑफ माइनर एक्स एंड पेन, हेडेक्स, टूथएक, मसल पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, द जॉइंट पेन फ्रॉम आर्थराइटिस, एक्स एसोसिएटेड विद कोल्ड एंड फ्लू। तो जनरली जो भी पेन किलर्स यूज करते हैं वो सैलिसाइलेट्स भी होते हैं जो माइनर एक्स होते हैं खुसूसन उसके लिए। जो एस्पिरिन होता है उसमें एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। अब वैसोडायलेटर वो जो आपके वेजल्स के डायमीटर को इंक्रीज कर देंगे, तो ये बीपी को, जब बीपी हाई हो जाता है उसको कम करने के लिए हम वैसोडायलेटर यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन में वैसोडायलेटर यूज़ होते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये आपकी आर्टरीज को वैसोडायलेट करके जो ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस करवाते हैं। अब एंटासिड हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई स्टमक का मसला हो, एसिडिटी हो रही हो तो एंटासिड यूज़ करते हैं। जीआईटी का कोई मसला हो तो एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड आर द मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। एंटासिड आर यूज्ड टू रिलीव एसिड इन डाइजेशन, अपसेट स्टमक, सोर स्टमक एंड हार्टबर्न। तो जो तेज़ाबियत होती है मैदे की, वो खाना सही से हजम नहीं हुआ या स्टमक का पेन जो होता है, उस सब के लिए एंटासिड यूज़ किया जाता है। सम एंटासिड प्रोडक्ट्स आल्सो कंटेन द इंग्रेडिएंट सेमिथिकॉन टू रिलीव गैस। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स एंटासिड ऐसे होते हैं जो कि जो जीआईटी की गैस होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जिससे कि सेमिथिकॉन। Antacid are taken by mouth and work by neutralizing excess stomach acid। अगर स्टमक में pH लेवल ज़्यादा है, उसकी वजह से एसिडिटी हो रही है, तो कुछ जो एंटासिड है उसको हम बाय माउथ लेते हैं, जिसका काम क्या होता है कि स्टमक की एसिडिटी को कम करना। अब एंटासिड के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो सारे जो न्यूट्रलाइजिंग एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। अब एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, जो कि जो बलगम वगैरह होती है कफ के दौरान, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए या जो म्यूकस होता है उसको क्लियर करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स यूज होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स आर ड्रग्स दैट लूजन एंड क्लियर म्यूकस एंड फ्लैम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके जो बलगम वगैरह या एक्सेसिव म्यूकस है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट्स यूज़ करते हैं। इसमें गैविफेनिसिन भी यूज़ होता है। जो गैविफेनिसिन है इज एन इंग्रेडिएंट इन मैनी कफ मेडिसिन सच एज, अब ये जो एंटीटस है, ड्रिस्टेन, कोल्ड कफ, गैविफेड, गैविकफ और कुछ रोबिटसिन प्रोडक्ट्स, ये सारी जो मार्केट में सेल हो रही हैं जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं उसके तौर पे, उसके अंदर ये गैविफेनिसिन का जो इंग्रेडिएंट है ये यूज़ होता है। कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये गैविफेनिसिन मौजूद होता है वो जस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन नहीं दी जाती। अच्छा, कुछ एंटी फंगल हैं। एंटी फंगल जो जिन लोगों की वीक इम्यूनिटी होती है, जैसे एड्स या कैंसर के पेशेंट हैं, उसमें एंटी फंगल लाजमी दी जाती हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन डेवलप ना हो, फंगल इन्फेक्शन। एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं, एंटी एलर्जिक जिसको बोलते हैं, जब भी किसी चीज़ से बॉडी एलर्जी शो करती है
हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। अब एंटी हिस्टामिन क्या करता है कि हिस्टामिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन का, इचिंग का, उसको जाके ये ब्लॉक कर देगा, उसके हिस्टामिन के एक्शन को कम कर देगा। अब ये एक्ट किसके पर करता है कि हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं आपके पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट, तो ये एंटी हिस्टामिन जाके उन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं ताकि जो भी एंटी एलर्जिक रिफ्लेक्स है उसको कंट्रोल किया जाए। By inhibiting the activity of histamine, they can reduce capillary fragility, which produce the erythema or redness associated with allergic reaction. जैसे allergic reaction होगा तो एंटीहिस्टामिन क्या करेगा कि जो कैपिलरी है उसकी जो पावर है उसको सेव करेगा। इस वजह से क्या होगा कि जो आपकी कैपिलरी है वो टूटने से बच जाएगी और जो एरिथमा क्रिएट होना था, जो रेडनेस होनी थी, जो टेम्परेचर रेज करना था, वो सारा कंट्रोल हो जाएगा। अब एंटी गैस एजेंट्स को आपके जो जीआईटी के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन में जो एक्सेसिव गैस अक्यूमुलेशन हो जाए तो उससे ट्रीट करने के लिए एंटी गैस एजेंट्स यूज़ होते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो गैस की पॉकेट्स होती हैं उसको ब्रेकअप करके, जो स्टमक में ट्रैप्ड होती हैं उसको ब्रेकअप करके आसानी से एक्सपेल करने में हेल्पफुल होते हैं। अब ये कैप्सूल भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, कोई टैबलेट्स भी हो सकती हैं, चूएबल टैबलेट्स भी होती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब कुछ जो ड्रग्स हैं वो स्मोकिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम स्मोकिंग सीजेशन ड्रग्स बोलते हैं। अब इन ड्रग्स का क्या काम है कि जो सिगरेट की एडिक्शन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो टोबैको की एडिक्शन है उसको रिलीव करने के लिए, उसको ये स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। People who smoke cigarette or use other form of tobacco often have difficult time when they try to stop. तो जिनको एक दफ़ा एडिक्शन हो जाए उनके लिए ये स्मोकिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो एक स्मोकिंग सीजेशन थेरेपी लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनको लो डोज पे निकोटीन दी जाती है। जब निकोटीन लो डोज पे दी जाती है, अगर वो पेशेंट रेगुलर स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो क्या होता है कि उनको जो टाइम गैप के साथ, इंक्रीज टाइम गैप के साथ उनको निकोटीन प्रोवाइड की जाती है। इस तरह और जो वो ड्यूरेशन होता है उसमें उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। अब इस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, स्मोकिंग सीजेशन थेरेपी। तो स्मोकिंग सीजेशन ड्रग दैट कंटेन निकोटीन आर आल्सो कॉल्ड निकोटीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इसको बोलते हैं। स्मोकिंग सीजेशन ड्रग्स कम इन 4 फॉर्म्स। अब जो भी ड्रग्स इस तरह की मिलती हैं वो च्यूएबल होती हैं, कुछ स्किन पैचेस की तरह होती हैं, कुछ नेजल स्प्रे हैं, इनहेलर्स हैं। अनदर टाइप ऑफ स्मोकिंग सीजेशन ड्रग ब्यूप्रोपियोन, ज़ेबान also reduce craving and withdrawal symptom but it contain non-nicotine। अब एक और स्मोकिंग सीजेशन ड्रग है जैसे ब्यूप्रोपियोन है, जिसको ज़ेबान के नाम से वो मार्केट में अवेलेबल है। अब ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं कि जो क्रेविंग होती है पेशेंट को, जो चेन स्मोकर है उसको सिगरेट की, उसको रोकती है। इसमें कोई निकोटीन नहीं होता। आज का लेक्चर यही ख़त्म हुआ। हमने जस्ट क्लासिफिकेशन देखी है, 1 बाय 1 हम हर एक जो हमने आज टर्मिनोलॉजी पढ़ी उसके रेलिवेंट जो चैप्टर है वो करेंगे हर लेक्चर में, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ड्रग क्या है, उसकी आगे से फर्दर टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, और वो एक्ट कैसे करें, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपने कमिंग लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।